राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। जैसा कि हमें मालूम है कि हमारे बोर्ड एग्जाम बहुत ही करीब हैं और ये जो बचा हुआ टाइम है उसको हम कैसे यूटिलाइज करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स से। जैसा कि हमें मालूम है कि इस बार मैथ्स के दो पेपर्स होने वाले हैं, एक बेसिक और एक स्टैंडर्ड। वो बच्चे जो क्लास 11th में मैथ्स एज अ सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं उनको स्टैंडर्ड ऑप्ट करना पड़ेगा कंपलसरी, और जो मैथ्स एज अ सब्जेक्ट नहीं लेना चाहते वो बेसिक ऑप्ट कर सकते हैं। जैसा कि मालूम है कि जो पेपर इस बार होने वाला है वो सब्जेक्टिव होगा, 80 मार्क्स का होगा और इसका पेपर का ड्यूरेशन 3 आवर्स रहेगा। जैसा कि बात करी कि दो तरह के पेपर्स होने वाले हैं, बेसिक और स्टैंडर्ड। इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या है ये अपन समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने एक टेबल बना रखी है जो कंपेयर कर रही है बेसिक और स्टैंडर्ड का। तो आप देख सकते हो कि जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, पहला है रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब यह है कि इस पे उस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जैसे कि हर चैप्टर में फॉर्मुलेज क्या हैं, थ्योरम्स क्या हैं, वो बच्चे को याद है या नहीं, दैट इज रिमेंबरिंग। और क्वेश्चन अगर आता है तो उसको पढ़कर क्या है ये हम समझ पा रहे हैं कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग। तो ये क्वेश्चंस बेस्ड होंगे रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग के। और आप ये देख सकते हो कि बहुत सिंपल क्वेश्चंस होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होंगे। और बेसिक में आप देख सकते हो कि 60 मार्क्स के 80 में से 60 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके बेसिक रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज 75% वेटेज है। और वहीं स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो ओनली 43 मार्क्स का ये क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसका परसेंटेज 54 है। नेक्स्ट टाइप जो क्वेश्चंस हैं दैट इज अप्लाइंग, एनालिसिस, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग। ये चेक करता है आपकी कॉम्पिटेंसी लेवल। इसमें बेसिकली जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होंगे और कुछ नए प्रॉब्लम्स आपको देखने के मिलेंगे, जो कि जो भी आपने पढ़ा है वो सारी इंफॉर्मेशन गैदर करके वो आपको अप्लाई करना आना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस इस पे पूछे जाएंगे। आप देख सकते हो कि ओनली 20 मार्क्स के क्वेश्चंस बेसिक में पूछे जा रहे हैं और वहीं 37 मार्क्स के क्वेश्चन स्टैंडर्ड में पूछे जा रहे हैं। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि बेसिक में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, जो सिंपल क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा हैं उसका वेटेज, और स्टैंडर्ड में कम है। वेटेज की बात कर लेते हैं कि किस में से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में ओनली 6 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। एलजेब्रा में हमारे पास 4 टॉपिक्स हैं, दैट इज पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस हैं। एनसीईआरटी ने जो वेटेज दिया था 20 मार्क्स का दिया था। इंटरनल ये किस तरह से डिवाइडेड होंगे इसके लिए हमने क्या किया कि जो बोर्ड ने जो सैंपल पेपर दिए थे बेसिक का और स्टैंडर्ड का, उसको हमने डिटेल एनालिसिस किया और ये ऑब्जर्व किया कि पॉलिनोमियल से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लीनियर इक्वेशन से 3 मार्क्स के, अर्थमेटिक के 4 और क्वाड्रेटिक के 9। तो साफ साफ दिख रहा है कि क्वाड्रेटिक में से ज्यादा नंबर्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वेरी हो सकता है। ये तो जस्ट एक एनालिसिस करा कि जो पेपर्स अवेलेबल थे उसको हमने थोड़ा सा देखा अच्छे से। आगे बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 मार्क्स के। ज्योमेट्री में ट्राइंगल्स और सर्कल्स 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, ट्राइंगल में से 9 और सर्कल में से 6। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे 11 नंबर्स के क्वेश्चंस हैं, स्टैटिस्टिक्स में 7, प्रोबेबिलिटी में 4। और ये सबसे हमारे लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली अगर आपको फॉर्मूला याद है तो जस्ट आपको वैल्यू पुट करनी है उसके अंदर और कुछ करना ही नहीं है हमें। टिग्नोमेट्री में इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री 8 मार्क्स का आएगा, हाइट एंड डिस्टेंस 4 मार्क्स का आएगा, ये इंटरनल असेसमेंट हमने कर रखा है। मेंसुरेशन में टोटल 10 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से एरिया रिलेटेड टू सर्कल के 4 क्वेश्चंस होंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से 6 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। अब हमें यह भी पता होना चाहिए क्या क्या चीजें डिलीट हो चुकी हैं, क्या क्या चीजें डिलीट हो चुकी हैं, ठीक है। तो पहला चैप्टर अगर हम बात करें रियल नंबर्स, रियल नंबर में से आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा नहीं आएगा और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स नहीं आने वाला है। पॉलिनोमियल्स में डिवीजन एल्गोरिथम पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर ये नहीं आएंगे, ये पार्ट डिलीट हो चुका है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कोर्स में नहीं है, वो हट चुका है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ट्राइंगल चैप्टर की बात करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल और पाइथागोरस थ्योरम आपके कोर्स में नहीं है, उनको पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। स्टूडेंट प्लीज मेंटेन द साइलेंस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं आने वाला। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के क्वेश्चंस नहीं आएंगे।
कंस्ट्रक्शन पूरा चैप्टर डिलीट हो चुका है, उसको बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें। सरफेस एरिया वॉल्यूम में फ्रस्टम ऑफ कोन और कन्वर्जन ऑफ सॉलिड के क्वेश्चंस नहीं आने वाले। स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो वहां पर जो हम ग्राफ के थ्रू मीडियन निकालते थे, दैट इज ओजी, वो नहीं आने वाला, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये पार्ट्स डिलीट हो चुके। अब जो पेपर का पैटर्न है उसको हम समझ लेते हैं कि जो हमारा जो पूरा पेपर है वो बेसिकली 5 सेक्शन में डिवाइडेड है। सेक्शन ए जो कि 20 क्वेश्चंस आएंगे, वो पूरे एमसीक्यूज होंगे, 1 मार्क्स के होंगे, ठीक है, उसमें कोई चॉइसेस नहीं होगी, आपको सारे क्वेश्चंस करने होंगे। सेक्शन बी की बात करें तो वहां पे 5 क्वेश्चंस होंगे, ईच कैरी 2 मार्क्स, सब्जेक्टिव पेपर होगा, वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, टोटल 10 मार्क्स, 5 into 2। नेक्स्ट सेक्शन सी में आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, 6 क्वेश्चंस होंगे, टोटल 18 मार्क्स हो गए। सेक्शन डी की बात करें तो वहां पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, 4 क्वेश्चंस आएंगे, ईच कैरी 5 मार्क्स, तो 20 मार्क्स हो जाएंगे। केस बेस सेक्शन ई की बात करें तो वहां पे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस होंगे, 3 क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, जहां पे आपको एक पैराग्राफ देना पड़ेगा, पैराग्राफ गिवन होगा, उस पैराग्राफ को पढ़कर आपको क्वेश्चंस के जवाब देने पड़ेंगे। तो केस बेस्ड स्टडी में आपके हर केस बेस्ड स्टडी में 3 क्वेश्चंस होंगे। पहला क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, सेकंड क्वेश्चन अगेन 1 मार्क का होगा, थर्ड क्वेश्चन जो होगा उसमें 2 क्वेश्चंस आएंगे, दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना पड़ेगा और ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का आएगा। सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, हर में 2-2 क्वेश्चन में चॉइसेस रहेंगी। सेक्शन ए में कोई चॉइस नहीं है। अब पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सेक्शन ए की बात करें जो कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसमें हमने टाइम अलॉट किया 1.5 मिनट्स, ओके, तो 30 मिनट्स का ड्यूरेशन हो जाएगा। यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं जहाँ पे आपको डायरेक्ट बेटा आंसर देना है, आपको इसमें डिटेल सॉल्यूशन नहीं देना है, इस चीज़ को क्लियर कर लें। अभी जो हमने कुछ पेपर्स कंडक्ट करवाए थे, जब हमने कॉपीज चेक करी थी तो बच्चों ने इन 20 क्वेश्चंस के भी डिटेल सॉल्यूशन दिए थे, तो वो जरूरत नहीं है, आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, टाइम बचा के चले। तो आप डायरेक्टली जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है उसका ऑप्शन ए करेक्ट है, तो आप सिंपल लिखें आंसर 1 ऑप्शन ए, और लेट्स से ऑप्शन ए में वैल्यू दे रखी 2 सेंटीमीटर, तो आप लिखें आंसर 1 ऑप्शन ए 2 सेंटीमीटर। ये लिखने का तरीका होना चाहिए, ठीक है, आपको डिटेल सॉल्यूशन देने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने इसको कम टाइम भी दिया है। सेक्शन बी की बात करें तो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, उसमें हमने 4 मिनट का टाइम दिया है, तो टोटल यहाँ पे आपको लग जाएंगे 20 मिनट्स, क्योंकि 5 क्वेश्चंस हैं। सेक्शन सी की बात करें तो वहाँ पे 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को हमने 6 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन दिया है, तो 36 मिनट्स लगेंगे। सेक्शन डी लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चन है, जहाँ पे हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तो उसके लिए हमने 10 मिनट्स का ड्यूरेशन दिया है। सेक्शन ई केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है, उसके लिए हर एक केस स्टडी के लिए हमने 12 मिनट्स दिए हैं। यहाँ पे हमने टाइम ड्यूरेशन इसलिए ज़्यादा दिया है, हालांकि ये भी 4 मार्क्स का है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन हमने ज़्यादा दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए भी टाइम चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा है। तो इसको अपन टोटल करें तो यहाँ पे टोटल टाइम आपका 162 मिनट्स आ रहा है, और हमारे पास 180 मिनट्स हैं, तो फिर भी हमारे पास 18 मिनट्स बचे हुए हैं। तो इस 18 मिनट्स में आप क्या कर सकते हो, इस 18 मिनट्स में आप अपना पेपर को एक बार गो थ्रू हो सकते हो कि आपने क्या क्या किया है, क्या गलती तो नहीं कर दी, कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, एक बार रीचेक जरूर कर लें। जो टाइम बचा है उसको आप अच्छे से यूटिलाइज करें। अब इस बचे हुए ड्यूरेशन में हम तैयारी कैसे करें, तो देखिए सबसे बेसिक रूल है ना, हमें जो एग्जाम देना है बोर्ड का, तो सबसे पहले जरूरी है एनसीईआरटी को करना, ठीक है। तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ें, उसकी जो भी एक्सरसाइज है उसको अच्छे से सॉल्व करें, जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल है उनको भी सॉल्व करें। कई बार ये देखा जाता है कि एज इट इज क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है बोर्ड के पेपर में, या फिर उससे मिलता जुलता क्वेश्चन, कुछ वैल्यूज चेंज कर दी, वही कभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला काम, बाकी की बुक्स हम बाद में करेंगे, सबसे पहला काम एनसीईआरटी फिनिश करना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, उसके बाद हम ये एनालिसिस करेंगे कि हमारा वीक पॉइंट कहाँ है, हम कहाँ कम स्कोर कर रहे हैं, तो उसको हम अगर इंप्रूव करेंगे तो डेफिनेटली हमारे मार्क्स इंप्रूव होंगे। तो हमें अपना वीक एरिया पहचानना है, अभी भी हमारे पास टाइम है, तो उस वीक एरिया को पहचान के हम उस पर वर्कआउट कर सकते हैं और अपने मार्क्स को और बढ़ा सकते हैं। उसके बाद मैथ्स में जनरली ये देखा जाता है कि हमें आता तो सब कुछ है लेकिन हमारे मार्क्स नहीं आते, टॉपर्स के साथ मेनली हो जाता है। और दिक्कत जब हम पीटीएम अटेंड करते हैं ना, तो तब भी ये दिक्कत आती है कि पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा है लेकिन इसके मार्क्स नहीं आते। प्रॉब्लम एक ही है,
हमें लिखने की हैबिट नहीं है, हमें लिखने की हैबिट नहीं है। हम सोचते हैं यार ये क्वेश्चन तो ऐसे हो जाएगा, ये क्वेश्चन तो ऐसे हो जाएगा, काहे को करें इसको, नहीं, ये चीज होती है हमारे साथ, मिस्टेक वहीं पे होती है, मिस्टेक वहीं पे होती है। तो आप जो भी क्वेश्चंस करो लिख के करो, और जब तक आंसर नहीं आए ना तब तक मत छोड़ो उस क्वेश्चन को, क्योंकि उसके बाद पता चलता है कि आप कैलकुलेशन मिस्टेक कहाँ कर रहे हो, आपको अपनी मिस्टेक पता चलती है कि मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो लिखने की हैबिट बनाइए, ठीक है। और अभी हमारे पास टाइम है तो हम अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। टोटल 14 चैप्टर्स है, 15 चैप्टर्स थे, एक चैप्टर डिलीट हो गया कंस्ट्रक्शन, 14 चैप्टर्स बचे, उनमें से भी बहुत सारे पार्ट्स डिलीट हो चुके हैं। तो अगर आप इनकी फॉर्मूले की लिस्ट तैयार करो तो मेरे ख्याल से 40 से ज्यादा फॉर्मूले नहीं होंगे, ठीक है ना। उसको लिस्ट डाउन करो, एक कॉपी में लिख लो, उसको बार बार रिकॉल करो, अपने वॉल पे लगा लो, आपको याद हो जाए, ठीक है। और अगर आपको देखिए एक और पॉइंट निकल के आता है कि यार कि पेपर में टाइम कम पड़ गया, ठीक है। मेनली यही दिक्कत आती है बच्चों के साथ कि मैथ्स में टाइम कम पड़ता है। टाइम कम पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं है। देखिए हम अपनी स्पीड को अगर हम बढ़ा लें तो उस टाइम को अपन कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ टेबल्स याद होनी चाहिए, अप टू 20 तक तो होनी ही चाहिए, स्क्वायर्स होने चाहिए याद, क्यूब्स होने चाहिए, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जो आपने क्लास 9 में पढ़ी थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं जो हमें यूटिलाइज करनी पड़ेगी, जैसे कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जो आप यूज करोगे वो ट्रिग्नोमेट्री में यूज हो सकती है। यूनिट कन्वर्जन कि 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूबिक होते हैं बता सकते हो, 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूबिक होते हैं बताइए, 1000, चलिए। और 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 5/18, वेरी गुड, चलो याद है, बहुत बढ़िया। तो ये यूनिट कन्वर्जन आपको काम आएंगे क्योंकि आपके स्पीड डिस्टेंस टाइम के भी क्वेश्चंस आएंगे और आपके लीटर और वॉल्यूम के भी क्वेश्चंस आएंगे सरफेस एरिया वॉल्यूम में। और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आपकी यूज होंगी पॉलिनोमियल्स में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या ट्रिग्नोमेट्रिक में, इनमें आपको ये देखने को मिलेगा, तो इसलिए आपको ये याद होना चाहिए। एक और एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन आया कि एक स्क्वायर है, उसका एरिया 289 है, तो उसकी साइड कितनी हुई, अच्छा मुझे याद होगा ना 17 का स्क्वायर 289 होता है तो मैं बता पाऊंगा, नहीं तो मैं तो उसको फैक्टराइज करता रहूंगा, नहीं तो मुझे याद होगा तो करूंगा और आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आप तुरंत बताओगे। जैसे अभी आपने बताया कि एरिया 289 तो साइड 17, तो इसलिए स्क्वायर्स याद होने चाहिए तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। क्लियर? एट द लास्ट ये सब कुछ हो जाए ना तो उसके बाद कम से कम जो बोर्ड ने सैंपल अपने एलन की तरफ से आपको सैंपल पेपर्स प्रोवाइडेड हैं, हर सब्जेक्ट के 5 सैंपल पेपर्स आपके पास अवेलेबल होंगे, ठीक है ना। तो आप उसको रियल टाइम में सॉल्व करें, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि अपन को 162 मिनट्स में कंप्लीट करना है पेपर, तो आप घर पर टाइमर लगाओ, 162 मिनट्स में सॉल्व करो, ठीक है। बिल्कुल मान के चलो कि आपका एग्जाम हो रहा है और फिर वो पेपर आपका जो भी सब्जेक्ट टीचर हो उससे चेक कराओ और उससे जरूर फीडबैक लो कि मैंने सर कहाँ मिस्टेक करी है, कहाँ मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, हमें इंप्रूवमेंट करना है। ये हमारा फाइनल पेपर नहीं है, फाइनल पेपर तो बाकी है अभी, वहां हमें मेन परफॉर्म करना है। क्लियर है? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब हमें क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं। डूज एंड डोंट्स, पहले डूज की बात कर लेते हैं। रीड ईच एंड एवरी क्वेश्चन केयरफुली। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर हमने क्वेश्चन ही गलत रीड कर लिया तो जवाब भी गलत देने वाले हैं, नहीं। जैसे सरफेस एरिया वॉल्यूम का क्वेश्चन आया कि एक सिलेंडर है, उसका डायमीटर 10 है, हाइट 5 है, कर्व सरफेस एरिया बताओ, ठीक है ना। बच्चे ने चालू किया, उसने रेडियस 10 अज्यूम कर लिया, जबकि क्वेश्चन में क्या दे रखा था, डायमीटर। समझ में आया? तो क्वेश्चन में ये बहुत कंफ्यूज करते हैं कि डायमीटर दे रखा है कि रेडियस दे रखा है, इसको क्लियर कर लो। पूछा क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है, दे क्या रखा है ये तो इंपॉर्टेंट है ही सही, लेकिन पूछा क्या है ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। सब कुछ सही किया, आंसर गलत टिक करके आगे। एमसीक्यू में ऐसा होगा, है ना, कि क्वेश्चन में पूछेगा डायमीटर, आपने क्वेश्चन में सॉल्व करके रेडियस निकाला 5, नहीं क्वेश्चन में पूछा कि डायमीटर बताओ, लेकिन आपको पहला ऑप्शन 5 दिख गया, आपने 5 टिक कर दिया, जबकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, डायमीटर। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, दे क्या रखा है, जवाब क्या देना है। राइट, जरूरी है कि आपको जो भी वहां पे पेपर में जो आंसर देना है अच्छे से राइटिंग में दीजिए, है ना, काटा फीसी कम करें, ठीक है। जितना अच्छे से लिखोगे, सीधी सी बात है, एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करने वाला है उसको जितना कम पेन दोगे ना, अब वो आपको उतने अच्छे मार्क्स देगा, ठीक है। वो ज्यादा जोर नहीं लगाएगा कि आपने क्या लिखा हुआ है, तो साफ सुथरा जितना लिख सकते हो उतना लिखे आप, ठीक है, सीधी सी बात है।
जो भी आप राइट प्रॉपर यूनिट्स, ठीक है। जब भी कोई आपका आंसर आता है, सपोज करो क्वेश्चन में वॉल्यूम पूछा गया था, ठीक है, तो मैंने वॉल्यूम लिख दिया 300। अब 300 क्या, सेंटीमीटर क्यूबिक, मीटर क्यूबिक, क्या, तो प्रॉपर यूनिट्स के साथ दे, ठीक है। या फिर क्वेश्चन में आप कोई वेरिएबल अज्यूम करते हो, लेट द स्पीड ऑफ द बोट इज एक्स, एक्स क्या, किलोमीटर पर आवर की मीटर पर सेकंड, प्रॉपर यूनिट डिफाइन करें बेटा। अब मेंशन विच थ्योरम इज यूज्ड, ओके। देखिए कई बार हम क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं, मैंने लिख दिया ए बी इक्वल टू ए सी, अब उसके पीछे क्या रीजन है वो आपको लिखना जरूरी है। लेट्स से एंगल 1 एंगल 2 के बराबर क्यों हुआ, रीजन क्या है। लेट्स से वर्टिकली अपोजिट एंगल हो सकता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, वो हो सकता है, ठीक है। तो जो भी आप सब स्टेप्स लिख रहे हो उसके पीछे क्या रीजन है वो जरूर लिखें जहां जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन की नंबरिंग करेक्ट होनी चाहिए। आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो आपने सही लिखा है क्वेश्चन नंबर, कई बार गलती से गलत लिख दिया जाता है, कई बार अपन क्वेश्चन नंबर लिखना भूल जाते हैं। ये हमने बहुत ऑब्जर्व किया है, अभी जो कॉपीज चेक करी ना, कई बच्चों ने क्वेश्चन नंबर लिखना ही भूल जाते हैं, ये हमने बहुत ऑब्जर्व किया है इस बार। अगर ग्राफ का कोई क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली स्केल यूज करें कि एक्स एक्सिस पे हमने क्या स्केल लिया है, वाई एक्सिस पे हमने क्या स्केल यूज किया है। कई बार कुछ ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आएंगे, पेपर में कई बार डायग्राम बना होता है, तो अपन जब सॉल्यूशन करते हैं तो उसमें हम डायग्राम नहीं बनाते। बेटर ये रहेगा कि अगर सॉल्यूशन में भी आप डायग्राम बना लीजिए। कई बार कुछ हम इंडिकेशंस दिखाते हैं, कुछ सपोज करो इसको हमने एंगल 1 माना, इसको एंगल 2 माना, तो कई बार हमने लेबलिंग करनी होती है क्वेश्चंस में ही। तो डायग्राम बनाओगे तो एग्जामिनर के लिए भी इजी रहेगा कि उसको बार बार पेपर पलटना नहीं पड़ेगा, तो आपके आंसर शीट में उसको डायग्राम दिख जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए, जब भी अपन क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करें तो अपन पहले वो क्वेश्चंस करें जो हमें आते हैं, ठीक है। जो हमें आते हैं उनको पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। जो नहीं आता या जो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो और लगता है कि कंफ्यूजिंग है, तो उनको क्या करो, जो क्वेश्चन होते जाए उनको टिक करते जाओ पहले, तो ये मैंने कर लिया, ये मैंने कर लिया, ये मैंने कर लिया। तो या सपोज करो कोई क्वेश्चन ऐसा है जो मैं कर नहीं पा रहा, तो उस पर क्या करो, उस क्वेश्चन पेपर सर्कल बना लो कि इस क्वेश्चन को अपन बाद में अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है ना, टाइम बचेगा तो अपन वापस आ जाएंगे। तो पहले एक बार तो वो क्वेश्चंस कर लो जो आपको आते हैं। अगेन जो आपको आंसर शीट प्रोवाइडेड होती है उसकी लेंथ काफ़ी बड़ी होती है, ठीक है। तो आप राइट साइड पर एक लाइन खींच के रफ कॉलम वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन आपके सामने सामने होगी, तो आपको बार बार पेज पलटना नहीं पड़ेगा और एग्जामिनर को भी दिख जाता है कि आपने क्या क्या चीज़ें करी हैं साइड में। फाइनली एट द लास्ट, जब भी आपका आंसर आ जाए ना कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, लेट द क्वेश्चन पूछा गया था स्पीड ऑफ द बोट फाइंड करें, तो आप क्वेश्चन प्रॉपर नीचे लिखें स्पीड ऑफ द बोट इज 8 किलोमीटर पर आवर। उसको हाईलाइट कर दोगे ना तो एग्जामिनर को दिख जाएगा हाँ यार इसने बिल्कुल सही किया था, उसको ज़्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी पूरा पेपर चेक करने के लिए। तो हाईलाइट द आंसर्स। ये कुछ डूज हो गए। बात करते हैं डोंट्स की। जस्ट अपोजिट करना पड़ेगा। वहाँ पे बोला था नीट एंड क्लीन लिखना है, यहाँ पे बोलेंगे अपन ओवरराइट मत करो, ठीक है। और डायग्राम को पेन से ना बनाए, पेंसिल से ही बनाए। सॉल्यूशन जो लिखें पेन से लिखना है। पेन जो यूज़ करना है वो ब्लू या ब्लैक बॉल पेन ही यूज़ करना है, आपको कोई दूसरे कलर का पेन यूज़ नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि हमें मालूम है कि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सब्जेक्टिव पेपर है, तो कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्ट ना करें। सारे क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं, भले वो एमसीक्यू ना हो। 20 एमसीक्यूज हैं हमारे पास, है ना। सपोज करो मुझे 5 एमसीक्यूज नहीं आ रहे, तो क्या करूं, मैं छोड़ के आ जाऊं? हाँ, अरे कुछ ना कुछ तो भर दो। और मोस्टली ये देखा जाता है कि बी और सी में से कोई रहता है। नहीं, मैं तो ये करता था कि बी या सी में से कुछ भर दो आप। नहीं, तो कुछ ना कुछ तो सही होगा खाली छोड़ने से, ठीक है। अगेन कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं क्वेश्चन, मेरे को आदत है कि मैं सारे क्वेश्चन करूंगा, पहला करूंगा, उसके बाद दूसरा करूंगा, तीसरा करूंगा, चौथा करूंगा। 5वां क्वेश्चन आया, मुझे नहीं आ रहा, ऐसे कैसे हो गया, मुझसे क्यों नहीं हो रहा, मैं तो अड़ गया, मुझे तो करना है। पता चले उसके चक्कर में तो मैंने टाइम निकाल दिया बहुत। जो हमने जो टाइम दिया है हर एक क्वेश्चन को उतना ही टाइम देना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप किसी एक क्वेश्चन के पीछे पड़ जाओ कि मैं तो करके दम लूंगा इसको, उसके चक्कर में पता चला पेपर छूट गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। डू नॉट इलोबरेट द आंसर टू मच, ठीक है। कई बच्चों की क्वेश्चन आदत होती है कि बड़ा वर्ड चढ़ा के लिखना होता है, मतलब काफ़ी, है ना, पेजेस भरने होते हैं। जबरदस्ती मत करिए, ठीक है। टाइम का प्रॉपर यूटिलाइज करना है अपन को, है ना। जहाँ जरूरत है वहाँ इलोबरेट करना है, अदरवाइज जरूरत नहीं होती है। क्लियर। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स है मेरे पास जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। कई बार क्वेश्चंस में क्या होता है कि पाई की वैल्यू गिवन नहीं होती, तो आप क्या अज्यूम करते हो? वेरी गुड। जिसको नहीं पता नोट डाउन कर लेना, क्वेश्चन में अगर कुछ मेंशन नहीं है पाई की वैल्यू,
तो आप 22/7 करेंगे बाय डिफॉल्ट, जब तक कहा नहीं जाए पाई इक्वल टू 3.14, तभी आप 3.14 लोगे, अदरवाइज नहीं। अच्छा, क्वेश्चन में पूछा गया कि सरफेस एरिया निकालो, तो आप कौन सा सरफेस एरिया निकालोगे? कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल, वेरी गुड। तो बाय डिफॉल्ट इट इज टोटल सरफेस एरिया, क्लियर है? बाय डिफॉल्ट इट इज टोटल सरफेस एरिया। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया 5 + 3√2 को प्रूव करो, इरेशनल है, तो क्या मुझे √2 को प्रूव करना पड़ेगा क्या? हाँ, नहीं, देखिए डिपेंड करेगा। सपोज करो क्वेश्चन आया 5 + 3√2 इज इरेशनल, प्रूव दैट, एंड इट इज गिवन दैट √2 इज इरेशनल नंबर, तो जरूरत ही नहीं है, ये क्वेश्चन में मेंशन हो गया कि इट इज गिवन दैट √2 इज इरेशनल। लेकिन अगर ये लाइन नहीं आई तो हमें करना पड़ेगा, अगर ये लाइन नहीं आई। अच्छा, इसमें भी डिपेंड करेगा, सपोज करो 5 + 3√2 इरेशनल नंबर, अगर ये 2 मार्क्स में आ रहा है तो जरूरत नहीं होगी, लेकिन यही क्वेश्चन अगर आपका 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में आ गया तो फिर हमें करना पड़ेगा, क्लियर है? एक और चीज ऑब्जर्व होती है कि बच्चे कई बार, मैंने सपोज करो मैंने 21 नंबर का क्वेश्चन कर रहा हूं, ठीक है, पहले तो मुझे लगा मैं कर लूंगा, लेकिन करते बीच में अटक गया, अब मैं कर ही नहीं पा रहा, फिर मैंने इस क्वेश्चन को वहीं छोड़ दिया, आगे बढ़ गया, ठीक है, पेपर खत्म हो गया, फिर मुझे आगे यहाँ 21 में कर सकता हूँ, तो मैंने दोबारा 21 क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, आगे भी 21, पीछे की साइड भी 21। एग्जामिनर किसके मार्क्स देगा आपको? पहले वाले के, आखिरी वाले के? पहले वाले के। तो अगर आप दोबारा कर रहे हो ना, तो पहले वाले को क्रॉस जरूर कर देना, क्योंकि कंसिडर वही होगा जो पहले आएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक और चीज मैंने ऑब्जर्व करी थी पेपर के वक्त कि कुछ क्वेश्चन में चॉइसेस होंगी आपके पास, ये करो या फिर ये करो। बच्चों ने कई ने दोनों ही कर दिए, दोनों नहीं करने, दोनों कर भी दोगे ना, कई बच्चे सोचते हैं कि सर मैं दोनों इसलिए कर दिए, जो सही होगा बच्चों एग्जामिनर उसके मार्क्स दे देगा। ऐसा नहीं होगा, जो पहले होगा उसी के मार्क्स मिलेंगे, जो पहले होगा उसी के मार्क्स मिलेंगे। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट, ये कुछ टॉपर्स की आंसर शीट है, हमें किस तरह से पेपर में रिप्रेजेंट करना है ताकि हमें फुल मार्क्स मिले। आता हमें सब कुछ है, लेकिन रिप्रेजेंट कैसे करें ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका हाइट एंड डिस्टेंस है, तो प्रॉपर अच्छे से डायग्राम बनाया हुआ है, और डायग्राम में जो चीजें हैं, जैसे यहाँ पे एसी की बात करें तो एसी क्या है, हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, एसी रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, एसी इज द बिल्डिंग, और मतलब हर चीज की लेबलिंग अच्छे से होनी चाहिए, डायग्राम ढंग से बना हुआ है। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में एक और चीज ध्यान रखें, आंसर आपको रूट में नहीं छोड़ना है, आंसर आपको रूट में नहीं छोड़ना है। सपोज करो हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ गई 10√3, तो √3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें मालूम है 1.73, तो उसके मल्टीप्लाई करके रखें। बेटर है कि आप आंसर रूट पे ना छोड़ें, क्लियर है? और आंसर को हाईलाइट जरूर करें। जो हमारे कुछ छोटे छोटे बीच में रिजल्ट आएंगे तो उनको ब्लॉक में बनाया हुआ है, यहाँ पे अच्छे से क्या गिवन है, क्या निकालना है, सब अच्छे से लिखा हुआ है। उसके बाद कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, दैट इज हमें एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, तो उसने फॉर्मूला लिखा हुआ है साइड का स्क्वायर, डायरेक्ट नहीं लिखा कि 14 का स्क्वायर निकालना है हमें। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसने राइट साइड पे रफ कॉलम बनाई हुई है, वहां पे सारी कैलकुलेशंस है। उसके बाद जैसे कि मोड का फॉर्मूला है, तो मोड का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला साइड में लिखा हुआ है। तो और आंसर्स हमेशा ब्लॉक में मार्क करे हुए, ताकि एग्जाम मेरे को ज्यादा दिक्कत नहीं आए, ठीक है। एट द लास्ट, कोशिश वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कोशिश वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कोशिश वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। लहरों से डरकर नाव पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चलिए, थैंक यू।